आज ही गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक पे। और बहुत अच्छा टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक भी है ना। तो आइए देखा जाए, है ना। देखिए, टॉपिक का नाम है आपका भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्श। ठीक है, कह यह रहा है कि भारत का जो संविधान है, किसका? भारत का। तो भारतीय संविधान की क्या उद्देशिका इसका क्या उद्देश्य है? इस उद्देश्य का या इसका क्या उद्देश्य का मतलब होता है प्रस्तावना या भूमिका। जैसे मान लीजिए आप जब निबंध लिखते हैं तो आप प्रस्तावना देते हैं ना। प्रस्तावना देते हैं तो मतलब उस निबंध का पूरा मोटा मोटा चीज़, जो मेन चीज़ है, उस प्रस्तावना में सारा चीज़ें अवेलेबल होता है ना। तो संविधान हमारा जो इतना बड़ा है, उस संविधान का सारा चीज़ें इस उद्देशिका में निहित है। कहने का मतलब मौजूद है ना, उपस्थित है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? दिए गए मूल्य मतलब इसका जो मान है, इसका मूल्य है, इसका वैल्यू है ना, वह आदर्श है ना। इसके प्रति लोगों का क्या आदर्श है, क्या विचार है। ठीक है, आइडियल्स। तो आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं आगे, है ना। देखिए, हमारा संविधान एक संक्षिप्त उद्देशिका से शुरू होता है। बिल्कुल सच बात है कि हमारा जो संविधान है, हमारा भारत का जो संविधान है ना, एक संक्षिप्त उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना से या भूमिका से शुरू होता है। संक्षिप्त होने पर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसा है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? तीसरे अधिवेशन कहा जाए, लास्ट अधिवेशन में। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, ध्यान रखना है, तीसरे अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने किया? अब ये भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया और कब किया गया। तो आप बताएंगे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। जैसे NTSC एग्जाम अगर देना होगा आपको तो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो विशेषतः ध्यान देने हैं आपको। ठीक है, अंततः 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। अब ये भी ध्यान रखना है कि अंततः ये कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। ठीक है, 3 जनवरी 1977 को इसका संशोधन किया गया और 3 जनवरी 1977 को इसका संशोधन किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विचार जुड़े गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये प्रस्तावना में क्या दिया हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना। और पहली बात तो मैं इसको पहले ही बता दूं आपको कि सभी लोगों को इस प्रस्तावना को याद कर लेना है और याद करके बेकायदे आप बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग करके मोबाइल ऐसे रख करके और बिल्कुल बिना देखे आपको बहुत अच्छे से जब एकदम कंप्लीट याद हो जाए तो वीडियो बना करके और सेंड करें सभी लोग। ठीक है, किसको याद हो गया है। उसके बाद देखिए, मैं एक इसमें व्यवस्था बना रहा हूँ कि जैसे जहाँ पे जिसको समस्या होगा तो लाइव मतलब इसमें रहेगा, सबका फोटो भी दिखेगा। जैसे क्लास होता है ठीक उसी प्रकार आप लोगों को एक जो है ऐप रहेगा, उस ऐप को डाउनलोड करना है। उसमें पासवर्ड वगैरह सब क्रिएट किया जाएगा और वो पासवर्ड दे दिया जाएगा। और क्या होगा कि आप एक साथ जुड़ सकते हैं 100 विद्यार्थी, है ना। 100-200 कराता है उसमें, तो 100-150 विद्यार्थी एक साथ जुड़ सकते हैं।
तो क्या होगा कि जिसकी जो समस्या होगा एकदम सेम क्लास टाइप का चलेगा, उसमें मेरा जो है फोटो भी रहेगा, आप मेरे को भी देखते रहेंगे और मैं भी आप लोगों को देखता रहूँगा। तो ठीक है, उस दौरान ऐसे भी पूछा जाएगा। और रही बात यह कि आप इसे वीडियो बना करके बिल्कुल एकदम कंप्लीट याद करके धड़ल्ले से बहुत सुंदर अच्छे एकदम अस्थायी रूप से एकदम बोल के आपको वीडियो बना करके भेजना है। किसका? संविधान की उद्देशिका का। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं। आइए देखते हैं संविधान की उद्देशिका, है ना, संविधान की उद्देशिका अर्थात इसको आप कह सकते हैं संविधान की प्रस्तावना या संविधान की भूमिका या संविधान की इंट्रोडक्शन, है ना। ठीक है, संविधान का परिचय है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हम माने हम खुद, भारत के लोग, हम भारत के लोग, है ना। कहाँ के लोग? हम सब भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या बोला? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ऐसा। तो देखिए ये आपका जो है संविधान की जो प्रस्तावना है, अभी इसका सारा डिटेल आपको आगे हम बताएंगे, तो बिल्कुल याद करके और अच्छे से देखिए क्या है। अगर आप संविधान का जो उद्देशिका याद कर लेते हैं तो जब ये याद हो जाएगा तो इसके अंदर की चीज़ें जब समझ लेंगे आप तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और सारा का सारा ये चैप्टर का मेन मुद्दा यही है। ठीक है, और कभी भी जैसे मान लीजिए आपको ये संविधान का उद्देशिका याद रहेगा तो कम से कम भारत के नागरिक होने के नाते आपको इतना तो याद है। ठीक है, तो एक बार मैं और पढ़ देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, कब हमारा संविधान को लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इसे जो है बना करके तैयार कर दिया गया। सभी लोग आत्मार्पित कर लिए, है ना। लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। कहना यह चाह रहा है कि हम भारत के लोग जो हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाना है। किसी का गुलाम नहीं रहेगा, है ना, किसी का गुलाम नहीं, किसी के जो है दबाव में नहीं रहेगा। ठीक है, समाजवादी होगा, यानी समाज के प्रति कल्याणकारी व्यवस्था रखेगा, है ना, उदारवादी व्यवस्था रखेगा। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को पक्षपात नहीं करेगा, सभी धर्म को समान रूप से मानेगा भारत। ठीक है, लोकतंत्रात्मक होगा, है ना, गणराज्य होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, राजतंत्र टाइप का नहीं होगा, यानी इसमें राजतंत्र टाइप का शासन व्यवस्था नहीं होगा। गणराज्य मतलब जो राष्ट्रपति भी निहित है, यानी राष्ट्रपति भी चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे, है ना, ब्रिटेन टाइप का नहीं, है ना। तो बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, ये सब रखने के लिए, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी अवसर की भी समानता प्राप्ति होगी, है ना, प्राप्त करने के लिए। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा भी, यानी व्यक्ति की जो गरिमा है, मान सम्मान है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन गरिमा तो है ना। और राष्ट्र की एकता बनाए रखना है और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता। अखंडता का मतलब कि खंड खंड में नहीं, बिल्कुल एक माला में पिरोए हुए अखंड भारत, जिसे भारत को खंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके आगे और समझते हैं कि क्या और दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस उद्देशिका के महत्व पर टिप्पणी करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, प्रस्तावना होते हुए भी यह प्रस्तावना से बहुत अधिक है। यह एक घोषणा पत्र है। यह एक क्या है? घोषणा पत्र है। किसका? संविधान का। यह एक दृढ़ निश्चय है, यह एक प्रतिज्ञा और दायित्व है, और हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है। यह प्रस्ताव कुछ शब्दों में विश्व को बताना चाहता है कि हमने इतने दिनों किस बात की अभिलाषा रखी, हमारा स्वप्न क्या था, यानी कि इन शब्दों में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य, हमारे देश के लोग आगे क्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तथा हम किस तरह का राष्ट्र और राज्य स्थापित करना चाहते हैं, यह सब इसमें कहा गया है। ठीक है, आगे आइए। अगला है मूल्य एवं आदर्श। इसका क्या मान सम्मान है, इसका क्या वैल्यू है ना, इसका क्या आदर्शता है। आइए देखते हैं। देखिए, उद्देशिका के समस्त शब्द जितना शब्द दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों और जनता की वे अभिलाषाएं हैं, वे इच्छाएं हैं जो भारतीय पुनर्जागरण अर्थात भारत पुनः एक बार फिर जग चुका है ना। स्वदेशी आंदोलन, यानी हमारे स्वदेशी मतलब हमारे स्वयं के देश की आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आपने जान रहा है ना, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन,
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, जाति प्रथा का उन्मूलन आंदोलन हुआ कि जाति प्रथा खत्म किया जाए, है ना। मजदूरों व किसानों के आंदोलन हुआ, महिला अधिकार आंदोलन ताकि महिलाओं को अधिकार दिया जाए, और आज़ाद हिंद फौज की सरकार सहित भारत के विभिन्न सामाजिक व राजनैतिक आंदोलनों की भावनाएं थी। इसमें रूसी क्रांति से आर्थिक समानता व न्याय, फ्रांसीसी क्रांति से, है ना, रूसी क्रांति से क्या आर्थिक समानता लिया गया, वह न्याय, है ना, क्या क्या लिया गया, आर्थिक समानता व न्याय, ठीक। और फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तथा अमेरिका क्रांति से राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता व व्यक्तित्व स्वतंत्रता के साथ मानव गरिमा का भाव लिया गया है, ठीक है। आइए उदेशिका के मूल्य व आदर्श को विस्तार से समझें, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका क्या आदर्श है, एक एक चीज़ों को ध्यान से समझते चलते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से सुने, है ना। हम भारत के लोग यानी इस संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं यानी मान्यता देते हैं। क्या देते हैं? मान्यता देते हैं, अर्थात हम स्वीकार करते हैं, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कानून का स्वरूप देते हैं और इसे क्या करते हैं? आत्मार्पित करते हैं, यानी आत्मिक रूप से स्वीकार करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है, यह वाक्यांश वी द पीपल ऑफ द इंडिया, वी द पीपल ऑफ द इंडिया अर्थात हम भारत के लोग, समस्त भारत के स्वतंत्र नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी समस्त भारत के स्वतंत्र नागरिकों का, आजाद नागरिकों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करता है ना। हमें यह संविधान किसी राजा, सरकार या विदेशी शासन ने नहीं दिया है, वरन समस्त भारत की जनता ने मिलकर अपने आप के लिए बनाया है। अतः जनता ही इस देश की सर्वोच्च शक्ति है। यह वाक्य 3 अर्थ स्पष्ट करता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन अर्थ स्पष्ट करता है। अर्थ पहला, संविधान के द्वारा हम भारत के लोगों के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, यानी संविधान के द्वारा हम भारत के लोगों के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, अर्थात जो हमारा भारत के लोग हैं, यानी भारत के रहने वाले निवासी हैं, यानी भारत के समाज हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं, राजतांत्रिक गुलामी शासन व्यवस्था को त्यागते हैं, ठीक है। दूसरा है, संविधान के रचनाकार, संविधान के रचनाकार जनता और जनता के प्रतिनिधि हैं और यह संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है। जनता की क्या मांग थी, जनता की उस समय की क्या जरूरत था, उसके आधार पर इस संविधान का रचना किया गया है ना। जनता के प्रतिनिधि, जनता माने जैसे क्या है? आम जनता, यानी हम सब लोग क्या हैं? एक जनता हैं और हमारे बीच एक प्रतिनिधि होता है। एग्जाम्पल फॉर देखिए, जैसे मान लीजिए आपके गांव में जितने लोग हैं वो क्या हैं? पूरे के पूरे लोग जनता हैं। इसी बीच से एक प्रतिनिधि, एक नेता उठाया गया है ना। ये नेता हुआ नाम कौन सा? ए नामक व्यक्ति, और इसे हम वोट डाल करके यानी चुने हैं, प्रतिनिधि बनाए हैं और हमारे लिए जा कर के संसद में मांग करे, यानी
अच्छे वाकई चीज़ों को रखे, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। तीसरा बात क्या है? तीसरा है लोकतंत्र और संविधान की, लोकतंत्र और संविधान की अंतिम प्रभुत्व शक्ति, अंतिम संप्रभुत्व शक्ति भारत की जनता में निहित है। अर्थात कहने का मतलब है कि लोकतंत्र और संविधान की जो अंतिम शक्ति है वो किसमें है? जो ये संप्रभुत्व है, यानी ये शासन करने का जो संप्रभुत्व है, संप्रभुत्ता है, वो अंतिम शक्ति किसमें निहित है? भारत के जनता में निहित है। कहो क्यों निहित है, कैसे निहित है? हम कैसे जाने कि ये निहित है? आइए हम बताते हैं कि कैसे निहित है। देखिए, अगर जनता जिस व्यक्ति को चुन करके भेजता है वही तो सरकार होता है ना। और वो सरकार किस विधि से काम करता है? इस संविधान में जो लिखा गया है ना, वो उसके अनुसार काम करता है। अगर जैसे ही इस संविधान के अगेंस्ट जा करके, विरुद्ध में जा करके काम करता है तो जनता क्या करती है? जनता कहते भाई तुम कुर्सी पर से उतर जा नीचे, क्योंकि तुझे पता ही नहीं है कि कैसे चलाना है, कैसे शासन करना है ना। तो तुरंत जनता क्या करती है? उसके विरुद्ध आवाज उठाती है ना, और शासन गिरा देती है। पुनः वोट होता है, और जब वोट होता है, जैसे 5 साल बाद अगर मान लीजिए वोट हो रहा है, तो जनता अगर जान गई कि ये काम अच्छे से नहीं किया, इस बार हम दूसरे पार्टी को वोट देंगे, और वो कहेगा कि हमारा ये जो संविधान है ना, इसके अनुसार अगर काम करोगे तो आप भी रहोगे इस कुर्सी पर, नहीं तुझे भी खलास करेंगे। ठीक है, तो ये बात है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे आइए, इसमें देखिए थोड़ा सा ये है, अंगीकृत का मतलब होता है क्या? मान्यता देना। अंगीकृत मतलब होता है मान्यता देना। अधिनियमित का मतलब होता है कानून का स्वरूप देना। आत्मार्पित मतलब अपने आप को देना, अपने आप को सौंप देना कि यह संविधान ये हमारे लिए है, हम आत्मार्पित करते हैं, अपने आत्मा से अर्पित करते हैं। ठीक है, आइए अगला। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, किसके शब्दों में? डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है, यानी उद्देश्य यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है। इस संविधान का आधार कौन है? जनता है, आम पब्लिक है। इसमें निहित प्राधिकार है ना, इसमें जो निहित अधिकार है और प्रभुत्व है, सब जनता से प्राप्त हुए हैं। जितना है वो सब का सब, जितने भी अधिकार है, इसमें प्रभुत्व है, ये सब का सब किससे प्राप्त हुआ है? जनता से प्राप्त हुआ है, और जनता ही इससे अधिनियमित करती है, अंगीकृत व आत्मार्पित करती है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका जो है 3 बातें। तो हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, और आगे वाला बात अगले वीडियो में हम लोग फिर बनाते हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको एक क्वेश्चन मिलता है, और इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन है, ये देखिए क्या, ये वाला बोलता है संविधान सभा का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। बात समझ रहे हैं ना? पढ़ें पहले शुरू से। और उसे आबादी के केवल 10% लोगों द्वारा चुनी गई विधायिकाओं ने चुना था। तो क्या आपको यह कथन कि हम भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं उचित लगता है? संविधान सभा ने किन तरीकों से यह सुनिश्चित किया कि भारत के सभी लोग संविधान निर्माण में सम्मिलित हों? इसके बारे में अपना विचार आप व्यक्त कीजिएगा। जब 2-3 वीडियो जो आगे डाला हुआ है उसको, और ये 4था वीडियो है, अगर ये पूरे वीडियो को आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो इसकी आंसर अवश्य आप दे लेंगे। क्योंकि देखिए इसमें है कुछ नहीं,
बोल रहा है कि सार्वभौमिक माने पूरी तरह से बिना चुनाव किए, लेकिन जितना चुनाव किया गया, देखिए उस समय एक प्रतिनिधि चालू किया गया कि एक यानी 10 लाख लोगों के बीच एक प्रतिनिधि यानी एक नेता होगा और उसके आधार पर हम संविधान का निर्माण करेंगे। और वो प्रतिनिधि जाकर के और संविधान का निर्माण किया, यानी जनता की वो अपेक्षाओं को जाना, सुना, समझा और उसके आधार पर वहां बात रखता था। और रही बात ये कि ये जो पत्र वगैरह के माध्यम से भी सूचनाएं वहां जाते रहते थे, यानी जनता की जो इच्छा थी वो जाहिर कर सकता था, उसके माध्यम से भी बात को जो है सुना जाता था, देखा जाता था। तो मैं इसका जो है एक क्लू आपको दे दिया हूं और उसके आधार पर आप बनाइएगा। लेकिन एक चीज है, आपको होमवर्क मिल गया है कि आप इसे याद करें कि प्रस्तावना का कौन कौन से चीजें, ये एकदम बिल्कुल कॉपी में हमें लिख करके आप सेंड भी करेंगे इस प्रस्तावना को, और याद करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके बहुत अच्छे से सुनाएंगे भी, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल खड़े हो करके और बिल्कुल अच्छे से जो है संविधान का उद्देशिका आप सुनाएंगे। तो चलिए, ओके बच्चों, धन्यवाद। हम अगले दिन फिर बात करेंगे और आगे टॉपिक पे और मजा लेंगे, ठीक है।